एक बंदा आता है मोटरसाइकिल पे, उस बच्ची को उठाता है, मोटरसाइकिल पे बिठाता है। उसी दिन शाम 8 बजे उसकी डेड बॉडी मिलती है। मैंने लास्ट सीन इस बच्ची को इसके साथ देखा है जब ये उसको कमरे में ऊपर लेके गया। जिस किस्म की वाहियाती वहां पे फैली हुई है, दैट इज क्रिएटिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। और वो बंदा पकड़ा पता है कहां से जाता है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर ज़ियाद डोगर और आप देख रहे हैं हमें MMJLA प्लेटफॉर्म पे। दे से देयर इज़ नथिंग कांस्टेंट बट चेंज। सो नया सेट, नया स्टूडियो, नई टीम और डिफरेंट टॉपिक्स के साथ हम हाजिर हैं मियां अली हैदर साहब के साथ। अच्छा मियां साहब, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो रिसेंट केसेस आ रहे हैं रेप केसेस से रिलेटेड और माइनर के साथ मोस्टली आ रहे हैं। जैसे अभी एक रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है सरगोदा के अंदर, जो एक 7-8 साल की बच्ची के साथ जो उन लोगों ने एक बहुत ही इंसानियत सोच वाक़या किया है, उसको रेप करने के बाद उसको जो है वो मार दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं इसके ऊपर हमें क्या जो है एज अ सोसाइटी हमें इसके अंदर जो है चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, और एज अ लॉयर आप क्या समझते हैं कि हम इसको किस तरह से जो है लेके चल सकते हैं चीज़ों को? अच्छा ज़िया, मैं आपको एक चीज़ बात बताऊं कि ओवरऑल सोसाइटी के अंदर देखा जाए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने लगी हुई हैं कि अनफॉर्चुनेटली आपकी सोसाइटी एज अ होल वो डिग्रेडेशन की तरफ ही जाने लगी हुई है। बट एट द सेम टाइम जिस प्रोपोजिशन की आप बात कर रहे हो, नॉर्मली अगर एज अ लॉयर मैं क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप इसको देखो कि फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास कोई केस आए जिसके अंदर अननोन FIR हो, सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो, वज टक्कर के गवाह हो और कोई डायरेक्ट एविडेंस ना हो, तो आई कैन सेफली एज्यूम इन लाइट ऑफ द जजमेंट्स कि यार इस बंदे को मैं निकाल लूंगा। बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ कन्वेंशनली आप देखो कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी टॉक्स शिट अबाउट आवर जुडिशरी, बट एट द सेम टाइम आपकी जुडिशरी जो काम करने लगी हुई है उसको हाईलाइट करना और उनकी उन जजमेंट्स को जो कि इस किस्म के सर्कमस्टांसेस के अंदर दी जा रही हैं, वो कमाल की जजमेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस केस के अंदर ये बेसिकली केस है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, फुल बेंच जजमेंट है। जस्टिस हाशिम खान काकड़ साहब, सलाउद्दीन पनवर साहब, वेरी स्टॉलवर्ड जज, फिर उसके बाद इश्तियाक इब्राहिम साहब, ऑथर जज इश्तियाक इब्राहिम। मैं आपकी ऑडियंस के लिए इसकी जो फैक्चुअल नरेशन है वो ये है कि एक बच्ची जाती है अपने घर से, 5 से 6 साल की बच्ची है, अपने घर से जाती है, बाहर से कुछ चीज़ें वगैरह, जनाब आपके भी जी बच्चे वो आ जाते हैं कुछ टॉफ़ियाँ जी, वगैरह बिल्कुल लेने, सर। तो इस तरह वो जाती है। ऐसे तो एक बंदा आता है मोटरसाइकिल पे, उस बच्ची को उठाता है, मोटरसाइकिल पे बिठाता है और ये सब एक बंदा देखने लगा हुआ है, मोटरसाइकिल पे बिठा के उसे ले जाता है। वो ह्यू एंड क्राई वहां पे फैल जाता है। वो फौरन से पहले 15 पे कॉल करता है, पुलिस बैरिकेड्स लगा देती है, मस्जिदों के अंदर अलानात होने लग जाते हैं। वो अलबत्ता उस बच्ची को ले जाने में कामयाब हो जाता है। उसके वालिद साहब जो हैं वो FIR करवाते हैं जिसके अंदर इनिशियली 365 और ये सारे ऑफेंसेस वगैरह लगते हैं। उसी दिन शाम 8 बजे उसकी डेड बॉडी मिलती है, और जब डेड बॉडी मिलती है तो फिर उसके अंदर 302 वगैरह इजाद हो जाता है। डेड बॉडी मिलने के बाद उनको पता चलता है कि एक बंदा आता है और वो आके कहता है कि इसको फलानी सड़क के पास मैंने ABC के साथ, मैं नाम नहीं ले रहा जी जी सिंस इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, बट मैं नाम इंटेंशनली नहीं ले। सो ABC जो बंदा था वो इसको लेके जा रहा था, मैंने देखा था वो इसको मोटरसाइकिल पर बिठा कर। दैट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ एविडेंस जो कि आती है। उसी वक्त कंप्लेनेंट उसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देता है और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देने के बाद उस ABC को नॉमिनेट कर दिया जाता है। और फौरन से पहले यहाँ पे आपकी पंजाब गवर्नमेंट, आपके पुलिस डिपार्टमेंट की विजिलेंस थी कि उन्होंने फौरन से पहले उसकी आइडेंटिटी लेने के बाद उसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया। और वो बंदा पकड़ा पता है कहाँ से जाता है? जी सर। एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट से वो बाय ट्रैवल कर रहा होता है, चूंकि उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे होता है, वहां पकड़ा जाता है। फौरन से पहले उसका पासपोर्ट, उसका शनाख्ती कार्ड और वो सारी चीजें लेके इन्वेस्टिगेशन टीम को दी जाती है, और वहां पे फिर उसका पोलीग्राफिक टेस्ट, उसके DNA सैंपलिंग और वो सारी एविडेंस जो आपकी साइंटिफिक एविडेंस है वो कलेक्ट की जाती है। और फिर वो ड्यूरिंग कस्टडी इस बात को कन्फेस भी करता है ये सारा कुछ। अब ये एक ऐसा केस है जो प्योरली सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है। जी बिल्कुल। इस जजमेंट के अंदर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब जो हैं वो डिस्कस करते हैं ये सारी प्रोपोजिशन को, और वो कहते हैं उस बच्ची का जो मेडिकल किया जाता है। अच्छा, जब मैं मेडिकल की बात करूंगा
तो आपने देखा होगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने ऑलरेडी एक मेडिकल जी, जूडो बिल्कुल। स्टूडेंट्स की एक सीरीज बनाई। जी, बिल्कुल। सो वो बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चे लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस जजमेंट के अंदर उन्होंने यूज किए हैं, जिसको समझाना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल। पैराग्राफ 2 के अंदर वो कहते हैं 1.5 into 1 centimeter on the inner side left of the mucosa of the upper lip। अब सवाल ये पैदा होता है म्यूकोजा ऑफ अपर लिप क्या जी, होता है। एग्ज़ैक्टली। आपके सामने डायग्राम भी पॉप आउट हो जाएगी ताकि आपकी ऑडियंस को जी, नजर आ जाए ये आपके जो इधर वाला हिस्सा और जो इधर वाला हिस्सा होता है दैट इज म्यूकोजा। ओके। फिर उसके बाद कहते हैं मल्टीपल क्रेसेंटिक एब्रेजन्स। क्रेसेंटिक एब्रेजन्स की भी पिक्चर आपके सामने पॉप आउट हो जाएगी। ये बेसिकली जब आप किसी के साथ जुल्म कर रहे होते हैं तो नाखूनों से वो स्क्रैचिंग जी, जो कर बिल्कुल। रहे होते हैं, तो इस मासूम बच्ची का जो माइनर थी 5 साल की, उसके चीक्स के ऊपर जो थे ये वो क्रेसेंटिक एब्रेजन्स थे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया इसके अंदर एक और टर्मिनोलॉजी यूज की उन्होंने कि ऑन लोकल एग्जामिनेशन ऑफ द वल्वा। वल्वा इज द, ये भी डायग्राम पॉप आउट हो जाएगी। जी, वल्वा इज बेसिकली द एक्सटर्नल जेनिटल पोर्शन ऑफ द फीमेल। तो वो आपके वो उसके ऊपर इंजरीज थी, वजाइना के ऊपर थी, उसकी इंजरीज थी। अच्छा, एक और इसके अंदर उन्होंने जो मेडिकल टर्म यूज की हुई है दैट इज एनल स्पेंस्टर वाज डैमेज। जी। दीज आर बेसिकली द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसल्स ऑफ द एनस ऑफ द एनी ह्यूमन। सो उसके ऊपर यानी ना सिर्फ उस 5 से 6 साल की बच्ची के साथ रेप कमिट किया गया बल्कि सॉडमी भी कमिट की गई। ये सारी की सारी एविडेंस आई और वहाँ पे सवाल ये पैदा हुआ ट्रायल कोर्ट के अंदर और बड़ा एग्रेसिवली। आपको वैसे वो खुद भी पता होगा कि हमारे एंटी रेप एक्ट आने के बिल्कुल। बाद आपके प्रोसिक्यूटर चीज़ें जनरल change ने हो गई। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया। आपकी मैडम चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। फुल बेंच स्टिल जी, पेंडिंग है। सो इसी स्पीड के अंदर जो है उसका ट्रायल कंडक्ट हुआ और उसको डेथ सेंटेंस हुई इसके अंदर भी, और उसकी जो किडनैपिंग की उसके अंदर भी उसको सजा दी गई, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बफजल खुदा उसकी जो डेथ सेंटेंस है उसको अपहोल्ड करता है एंड द मैटर केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, जब व्हेन मैटर केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ना, तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी आ जाते हैं। तो जज साहब ने मेडिकल एविडेंस को डिस्कस करने के बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चेन है जिसका इस्टेब्लिश होना जरूरी है। एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ, अगर इस किस्म की किसी प्रोपोजिशन के अंदर या किसी भी प्रोपोजिशन के अंदर आप काउंसल एंड कंप्लेनेंट के, तो आपको यहाँ से अपनी लाइन ऑफ एग्जामिनेशन चीफ आपको मिल जाती है। अगर आप डिफेंस के काउंसल हैं तो आपको पता चल जाता है कि अदालतें जब इस किस्म की एविडेंस को देखती हैं तो वो किस तरीके से देखती हैं। इसके अंदर एक एविडेंस जो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने डिस्कस की कि जो बंदा जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी इसके अंदर कि मैंने लास्ट सीन इस बच्ची को इसके साथ देखा है जब ये उसको कमरे में ऊपर लेके गया। सो उसकी एविडेंस इस वजह से थी, वो बंदा उसको जानता था। फिर इसी के अंदर जज साहब ने बताया कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है कि वो किस किस्म का बंदा है, कौन गया है, और फिर मेडिकल एविडेंस है। मेडिकल एविडेंस के ऊपर जो जज साहब ने 2-3 जजमेंट्स हैं, बिलखुसूस सलमान अकरम राजा केस जो है 2013 वाला, उसको डिस्कस किया। देन 2021 की जजमेंट्स आई, वो हम एंड पे जजमेंट्स लगा देंगे। जी, बिल्कुल। उनको का जो गोल्ड स्टैंडर्ड एविडेंस है ना आजकल के दौर में, दैट इज द साइंटिफिक एविडेंस इन शेप ऑफ द डीएनए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अंदर फिर उन्होंने इसको सारा डिस्कस करने के बाद उन्होंने बताया कि इसके अंदर उसकी सजा को अपहेल्ड रखा गया। नाउ ऐसा केस जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का था, ऐसा केस जिसके अंदर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी, जज साहब कहते हैं अदालतों की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे ओ दैट टू द सोसाइटी। इधर आप देखो, आप बातें करते हैं जी आपकी अदलिया 137वें नंबर पे और ये वो, जजेस कांट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्कस and to talk about these judgments among the society that how they go by it और अदालतें इन किस्म की केसेस को कैसे देखती। सो इस केस के अंदर उन्होंने फिर ये जो है ना वो उसकी सज़ा को अपहेल्ड रखा। जी, मियां साहब, ये तो आपने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया सारी चीज़ें, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि हम जो है जनरल पब्लिक हो, जैसे ये आपने जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर सारी चीज़ें बताई हैं और केस को जिस तरह से आपने जो है आगे लेके सारा एक्सप्लेन किया है, हम जनरल पब्लिक जो काइंड ऑफ लेमैन है जिसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, उसको हम किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको हम किस तरह से जो है इस चीज़ के ऊपर बताएं कि आप किस तरह से सारी चीज़ों को मैं आपको एक बात बताऊं, देखो लीगल एस्पेक्ट्स का तो लॉयर्स को पता ही हो सकता है। इस टॉपिक पे बात करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप देखो
अब जस्ट टेल मी वन थिंग, आप अपने सोशल मीडियाज को स्क्रॉल करो, जिस किस्म की वाहियाती वहां पे फैली हुई है, दैट इज क्रिएटिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे सोसाइटी के अंदर लोगों को इस बात की तरबियत देने की जरूरत है कि ये एक सिक मेंटालिटी है कि 5 से 6 साल की मासूम बच्ची, आप उसके साथ रेप कमिट कर रहे हैं, जी आप उसके साथ सॉडमी कमिट कर रहे हैं, और उसके ऊपर से आप उसको मार मार भी दे रहे हैं वहां पे, एग्जैक्टली यानी मरने के लिए छोड़ रहे हैं। उस बेचारी की कंडीशन क्या होगी? बिल्कुल ऐसे किस तरह आप इस बात इस यानी इस चीज को रोका किस तरह जा सकता है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि सीसीडी वगैरह को जो है कि जी ये बंदे मारने लगी हुई जी है। बिल्कुल सरगोदा वाले इंसिडेंट के अंदर मेरे ख्याल से वो रिमांड जी के दौरान जी आए हुए थे, उन्हें मार दिया हुआ है जी बिल्कुल सर क्योंकि उन्होंने सीसीडी के ऊपर अटैक किया था। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस केस की, और दैट डज नॉट जस्टिफाई कि आप किस तरह मार देते हैं मारने का, यानी एक आर्गुमेंट ये भी आ सकता है कि भाई आपको किस बात की क्या गारंटी है वो गिल्टी था, एग्जैक्टली सर until and unless you have a declaration by the court of law। और जब आप कोर्ट ऑफ लॉ की बात करते हैं तो आपके पास इश्तियाक इब्राहिम साहब जैसे जजेस मौजूद हैं सुप्रीम जी कोर्ट ऑफ बिल्कुल पाकिस्तान। ये वही जज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सजाए मौत दी। जी बिल्कुल उसके बाद मर्डर रेफरेंस के अंदर हाई कोर्ट ने सजाए मौत को बहाल रखा, और ये वही ट्रायल कोर्ट है जिसने बहुत खूबसूरती से इस पूरे मुकदमे को बुना। अब ये वो चीज है जो कोई बताता नहीं है। बिल्कुल ऐसे आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, बात करेंगे जी पेंडेंसी है, पेंडेंसी है, पेंडेंसी है, लेकिन इस किस्म के मुकदमों का कोई जिक्र नहीं करता। जी सो इस वजह से इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी जीरो टॉलरेंस है। दिस इज द रेड लाइन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट, और सो टू से एनीवन्स, हर बंदे की ये रेड लाइन है कि आप ये जुल्म किस तरह कर सकते हैं जिस मुआशरे के अंदर आपके मासूम बच्चे जो बाहर खाने पीने के लिए जा रहे हैं वो सेफ नहीं है। जी बिल्कुल तो ऐसे आप इस जजमेंट को अगर देखें एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ, तो आपको कानून शहादत का आर्टिकल 122 के ऊपर डिस्कशन मिलेगी, आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन मिलेगी, आपको ये पता चलेगा कि मुकदमे, ऐसे मुकदमात को अदालत में जब साबित करना है तो किस किस नौयत की जजमेंट हो, किस किस नौयत की एविडेंस आपने प्रेजेंट करनी है। यानी आप देखो कि वो टोटल सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है। अगर मैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की बात करूं तो आई कैन गिव यू अ पाइल ऑफ जजमेंट्स कि वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की वो वैल्यू नहीं है ऐसे जो डायरेक्ट एविडेंस की वैल्यू है। बट एट द सेम टाइम आपकी पीएफएस से बहुत अच्छा काम कर रही है, जो साइंटिफिक डाटा जो है उनका डेवलप हो रहा है। सो इसके अंदर भी जो वो उसकी जो साइंटिफिक एविडेंस थी, उसने सारी की सारी ने उसका गिल्ट जो है ना वो इस्टेब्लिश किया। ठीक है। अच्छा मियां साहब, जैसे आपने बताया कि सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें एज अ सोसाइटी इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस लेके आए कि जो हमारे इस तरह के लोग हैं जो इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ, जो हमारे बच्चे बाहर घरों से बाहर सेफ नहीं हैं, हम किस तरह से इनको जो है इस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं, कि हम किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि उन लोगों को भी जो है थोड़ा बहुत जो है इस चीज़ के ऊपर ख्याल आए कि हम किस तरह से उनको जो है ये इस चीज़ से रोका जाए कि वो इस चीज़ों से बाज रहें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और ये मैंने पहले भी कई दफ़ा इस बारे में बात किया है। आप ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर उठा लो, जी जी आप फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर उठा लो, और देयर सो मेनी अदर कंट्रीज, उन्होंने एक ख़ास एज तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ बच्चों के ऊपर मना किया हुआ है। जी बिल्कुल फिर उसके बाद आई कैन सेफली से कि मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के फेसबुक फीड जो है वो स्क्रॉल नहीं कर सकता जी, जिस बिल्कुल किस्म का। द प्रॉब्लम इज दैट पीटीए, द प्रॉब्लम इज जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज है, प्रॉब्लम इज विद एनसीसीआईए, द प्रॉब्लम इज विद द एफआईए, व्हाई दे आर नॉट टेकिंग द एक्शंस अगेंस्ट देम। यानी आप देखो कि जिस किस्म का कंटेंट आ रहा है, और इसके साथ साथ मुआशरे के अंदर हमें अपने औलाद की तरबियत करनी चाहिए, हमें अपने सोसाइटी के इर्द गिर्द तरबियत करनी चाहिए, और ये बताना चाहिए इस किस्म की जजमेंट्स को कि अगर ऐसा कोई काम किया, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी पॉसिबिलिटी यू विल बी स्पेयर्ड। और इस जजमेंट में जज साहब ने कहा है कि हम मुआशरे के अंदर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी पे बैक टू द सोसाइटी बाय पासिंग द स्टर्न पनिशमेंट्स ऑफ सच काइंड ऑफ अ पीपल। अच्छा मियां साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारे जो फैमिलीज़ हैं, हमारे जो बच्चे हैं, क्या हमें उनको बताना चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कैसे आप इन चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप जो है आपको बच्चों को बताना चाहिए कि उनको जो है को अगर बाहर बंदा जो है वो बैड टच कर रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो है हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम इसको किस तरह से जो है अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बच्चों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए। ज़िया, आई एम अ
प्राउड फादर ऑफ 2 डॉटर्स एंड ट्रस्ट मी कि मेरी वाइफ और हम लोग इस बात पे अपनी बच्चियों को जो है बाकायदा गाइडेंस देते हैं, और ये हर पेरेंट की जिम्मेदारी है कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें। बट एट द सेम टाइम हमारा मकसद जो यहाँ पे है वो लीगल अवेयरनेस का है लोगों जी को। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत आपने अवेयरनेस दी हमारी ऑडियंस को। और मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो जुडिशरी है वो ज़ीरो टॉलरेंस पे जो है इस चीज़ को डील कर रही है और बहुत अच्छा जो है ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। और इसी तरह अगर होता रहा तो हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत अच्छा जो आगे परफॉर्म करने लग जाएंगे। थैंक यू।